नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, क्वांटम यांत्रिकी। हाँ, नमस्कार। ये विषय वाकई बहुत मौलिक है और उतना ही कह सकते हैं हैरत अंगेज भी। बिल्कुल। तो हमारा आज का मकसद है कि हम इसके बुनियादी सिद्धांतों को समझें, इसके अजीब लगने वाले नियमों को देखें और ये क्यों इतना ज़रूरी है, इस पर एक अच्छी गहरी चर्चा करें। हाँ, क्योंकि क्वांटम यांत्रिकी ने ना ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया है। ये उन नियमों की बात करती है जो बहुत ही छोटे पैमाने पर लागू होते हैं। छोटे पैमाने पर, परमाणुओं की दुनिया में। हाँ, परमाणु और उनसे भी छोटे कण। और सच कहूं तो ये नियम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के अनुभवों से इतने अलग हैं कि पहली बार में यकीन करना मुश्किल होता है। तो चलिए इसी अनोखी दुनिया में कदम रखते हैं। सबसे पहले, ये क्वांटम यांत्रिकी आखिर है क्या? एक सीधी सादी परिभाषा क्या होगी? इसकी वो ब्रांच है जो बहुत बहुत छोटे कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन इनके बर्ताव का अध्ययन करती है। अच्छा, और ये क्लासिकल मैकेनिक्स से कैसे अलग है? वो जो हम स्कूल में पढ़ते थे, न्यूटन वाले नियम। हाँ, वो क्लासिकल मैकेनिक्स वो बड़ी चीजों के लिए है, जैसे गेंद कैसे उड़ती है, ग्रह कैसे घूमते हैं, वो सब हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और उसके नियम भी हमें काफी सहज लगते हैं। हाँ, अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होगा। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही हम परमाणु के लेवल पर जाते हैं, वो सारे नियम, वो सहजता सब खत्म। वहां क्वांटम मैकेनिक्स के नियम चलते हैं। और वो नियम, जैसा आपने कहा, हमारी कॉमन सेंस को चैलेंज करते हैं। ऐसा क्यों है? छोटे लेवल पर नियम इतने अजीब क्यों हो जाते हैं? ये एक बहुत गहरा सवाल है असल में। लगता है ब्रह्मांड की बनावट ही ऐसी है। सूक्ष्म स्तर पर है ना, कण सिर्फ कण नहीं रहते, उनमें तरंग वाले गुण भी आ जाते हैं। तरंग वाले गुण कणों में? हाँ, और वो की स्थिति, उनकी गति, ये सब चीजें निश्चित नहीं होती, वो संभावनाओं में लिपटी होती हैं। क्लासिकल दुनिया पक्की है, क्वांटम दुनिया धुंधली और संभाव्य। यहीं से सारी अजीब बातें शुरू होती हैं। तो चलिए इन अजीब बातों यानी मुख्य सिद्धांतों पर आते हैं। पहला है तरंग कण द्वैतता। ये तो नाम से ही विरोधाभासी लगता है। हाँ, है ही। ये क्वांटम सिद्धांत की बुनियाद है। सोचिए, हम चीजों को या तो कण मानते हैं, जैसे ये पेन, या तरंग, जैसे पानी की लहरें। सही। लेकिन क्वांटम दुनिया में ये फर्क मिट जाता है। एक ही चीज, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, वो कभी एक नन्ही सी गेंद जैसा व्यवहार करेगा और कभी फैली हुई तरंग जैसा। प्रकाश इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, शायद सुना है। वो तरंग भी है और कण भी। हाँ, बिल्कुल। प्रकाश कभी तरंगों की तरफ फैलता है, जैसे इंद्रधनुष में, और कभी ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट, जिन्हें फोटॉन कहते हैं, उनकी तरफ व्यवहार करता है, जैसे सोलर पैनल पर। अच्छा, लेकिन ये तय कैसे होता है कि वो कब कण है और कब तरंग? यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। बात यह है कि ये इस पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे देखते हैं या मापते हैं। देखने पर निर्भर करता है। हाँ, प्रयोग का सेटअप तय करता है कि उसका कौन सा रूप सामने आएगा, कण वाला या तरंग वाला। ऐसा नहीं कि वो बदल जाता है, उसकी प्रकृति ही ऐसी है कि उसमें दोनों गुण हैं। और ये सिर्फ प्रकाश नहीं, इलेक्ट्रॉन भी तरंगों जैसे गुण दिखाते हैं। अद्भुत। चलिए अगला सिद्धांत देखते हैं, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। ये भी काफी मशहूर है। कहते हैं कि किसी कण की एकदम सही स्थिति और एकदम सही गति एक ही समय पर जानना नामुमकिन है। हाँ, और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हमारे नापने के औजारों की कमी नहीं है। अच्छा, मुझे लगा शायद हमारे पास उतने अच्छे उपकरण नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाइजेनबर्ग ने बताया कि ये प्रकृति की बनावट में ही है, एक मौलिक सीमा है। आप एक चीज को जितना सटीक जानेंगे, दूसरी उतनी ही अनिश्चित हो जाएगी। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की पक्की जगह पता कर लूं, तो उसकी रफ्तार गड़बड़ा जाएगी। और अगर रफ्तार पता करूं तो जगह धुंधली हो जाएगी। बिल्कुल यही। ये प्रकृति का एक तरह का अंतर्निहित गुण है। क्लासिकल दुनिया में हम सोचते हैं हर चीज की एक पक्की जगह और पक्की रफ्तार होती है, भले हम मापें या नहीं। हाँ, लेकिन क्वांटम सिद्धांत कहता है ऐसा है ही नहीं। कण की स्थिति और संवेग दोनों एक साथ पूरी तरह से परिभाषित होते ही नहीं हैं। उनमें एक, आप कह सकती हैं, धुंधलापन है। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। और तो फिर नियतत्ववाद का क्या हुआ? सब कुछ पहले से तय है वाला विचार। हाँ, ये उसी पर सवाल उठाता है। चलिए अब तीसरे सिद्धांत पर आते हैं, ऊर्जा का क्वांटीकरण। इसमें कहते हैं कि ऊर्जा लगातार नहीं बहती, बल्कि छोटे छोटे पैकेट में आती है, सीढ़ियों की तरह। सीढ़ियों की तरह। या तो इस पायदान पर या अगले पर, बीच में नहीं। एकदम सही। ये विचार मैक्स प्लैंक ने दिया था।
क्लासिकल फिजिक्स मानती थी कि ऊर्जा किसी भी मात्रा में हो सकती है, स्मूथली, लेकिन प्लैंक ने पाया कि ऊर्जा छोटे छोटे अलग अलग पैकेट, जिन्हें क्वांटा कहते हैं, उन्हीं में आती जाती है। और यही से क्वांटम शब्द आया। हाँ, यहीं से। ये एक क्रांतिकारी सोच थी। फोटॉन की ऊर्जा का सूत्र भी है E बराबर h न्यू। h प्लैंक स्थिरांक है और न्यू आवृत्ति। इसका मतलब क्या हुआ व्यवहारिक रूप से? इसका मतलब है कि प्रकाश की ऊर्जा उसके रंग पर निर्भर करती है और हमेशा h के गुणा में ही मिलेगी। आप आधी अधूरी ऊर्जा नहीं ले सकते, पूरा पैकेट लेना होगा। अच्छा। और यही बताता है कि परमाणु क्यों कुछ खास ऊर्जा स्तरों पर ही रहते हैं और क्यों वो खास रंगों का ही प्रकाश छोड़ते या सोखते हैं। लेजर, एलईडी, ये सब इसी पर आधारित है। समझ गया। अब चौथा सिद्धांत जो शायद सबसे ज्यादा दिमाग घुमाने वाला है, सुपरपोजिशन। ये क्या चीज है? कहते हैं कि कण जब तक देखा न जाए एक साथ कई हालतों में हो सकता है। हाँ, ये वाकई क्वांटम का सबसे अजीब पहलू है, हमारी रोजमर्रा की समझ से बिल्कुल परे। सोचिए एक सिक्का हवा में उछालें। ठीक है। जब तक वो गिरकर रुकता नहीं, वो न तो पक्का हेड्स है न पक्का टेल्स, वो दोनों की संभावना का एक मिक्सचर है। सुपरपोजिशन कुछ ऐसा ही है कणों के लिए। एक इलेक्ट्रॉन मापने से पहले एक ही समय में कई जगहों पर हो सकता है। कई जगहों पर एक साथ? ये कैसे? मतलब वो फैला हुआ होता है? हाँ, आप कह सकती हैं कि उसका अस्तित्व एक संभावना की लहर जैसा होता है जो कई जगहों पर फैली होती है, एक धुंधला सा संभाव्य बादल। ये तो विज्ञान कथा जैसा लग रहा है। लगता है, पर है हकीकत। लेकिन जैसे ही हम उसे मापने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉन है कहाँ, वो संभावना का बादल तुरंत ढह जाता है। ढह जाता है? हाँ, कोलैप्स हो जाता है और कण एक पक्की जगह या पक्की हालत चुन लेता है। ये मापने का काम ही उसे एक निश्चित रूप देता है। और इसका भी कोई व्यावहारिक इस्तेमाल है या ये सिर्फ थ्योरी है? नहीं नहीं, बिल्कुल है। क्वांटम कंप्यूटिंग की पूरी नींव इसी सुपरपोजिशन पर टिकी है। वहाँ क्यूबिट्स एक ही समय में 0 और 1 दोनों अवस्थाओं में रह सकते हैं। इससे उनकी कैलकुलेशन पावर जबरदस्त बढ़ जाती है। वाह! तो ये चारों सिद्धांत, द्वैतता, अनिश्चितता, क्वांटीकरण, सुपरपोजिशन, ये सब मिलकर क्वांटम दुनिया बनाते हैं। और इन सबको एक साथ दिखाने वाला वो मशहूर प्रयोग है डबल स्लिट प्रयोग। हाँ, डबल स्लिट प्रयोग। इसे क्वांटम यांत्रिकी का दिल कहा जाता है। ये तरंग कर्ण द्वैतता और सुपरपोजिशन को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। जरा इसे समझाएंगे। मान लीजिए एक दीवार है, उसमें 2 पतली दरारें हैं पास पास, और हम एक एक करके इलेक्ट्रॉन उस दीवार पर फेंकते हैं। पीछे एक स्क्रीन है, तो क्या होना चाहिए? अगर इलेक्ट्रॉन सिर्फ नन्ही गोलियों जैसे होते तो जो पहली दरार से जाते वो उसके ठीक पीछे स्क्रीन पर निशान बनाते, जो दूसरी से जाते वो उसके पीछे। हमें स्क्रीन पर बस 2 पट्टियां दिखनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में स्क्रीन पर कई सारी धारियों का एक पैटर्न बनता है। कहीं ज्यादा इलेक्ट्रॉन, कहीं कम, फिर ज्यादा, फिर कम। बिल्कुल वैसा पैटर्न जैसा तब बनता है जब 2 पानी की लहरें आपस में टकराती हैं। इसे व्यतिकरण या इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं। अरे, तो मतलब इलेक्ट्रॉन जो एक एक करके भेजे गए थे, वो भी तरंगों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ठीक यही। ये पैटर्न सबूत है कि हर इलेक्ट्रॉन शायद एक ही समय में दोनों स्लिट से गुजर रहा है और फिर खुद से इंटरफेयर कर रहा है। ये सुपरपोजिशन का सीधा प्रदर्शन है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहते हैं कि अगर हम ये देखने की कोशिश करें कि इलेक्ट्रॉन किस स्लिट से गया, जैसे डिटेक्टर लगा दें स्लिट पर, हाँ, तो फिर वो जादू जैसा होता है। जैसे ही आप देखने की कोशिश करते हैं, वो इंटरफेरेंस पैटर्न गायब। गायब? मतलब अब स्क्रीन पर सिर्फ 2 पट्टियां दिखती हैं। ठीक वैसा जैसा हम क्लासिकल कणों से उम्मीद करते। इलेक्ट्रॉन जैसे ही पता चलता है कि उसे देखा जा रहा है, वो तरंग वाला बर्ताव छोड़कर कण जैसा बन जाता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो मतलब सिर्फ देखने या मापने के काम ने ही नतीजे को बदल दिया। ये पर्यवेक्षक प्रभाव है। हाँ, यही ऑब्जर्वर इफेक्ट है। ये क्वांटम यांत्रिकी के सबसे गहरे और सच कहूं तो परेशान करने वाले पहलुओं में से एक है। जब कोई नहीं देख रहा, इलेक्ट्रॉन संभावना की तरंग है। जैसे ही देखा, तरंग ढह गई, कण बन गया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि देखने का मतलब क्या है और असलियत या वास्तविकता है क्या चीज। बिल्कुल। तो ये सब जानने के बाद हम क्या निष्कर्ष निकालें? क्या क्वांटम यांत्रिकी हमें बताती है कि प्रकृति असल में निश्चित नहीं है,
बल्कि इस संभावनाओं पर चलती है। हाँ, ये बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। न्यूटन की दुनिया में सब कुछ तय था, सिद्धांत रूप में। आप भविष्यवाणी कर सकते थे। लेकिन क्वांटम दुनिया संभाव्य है, प्रोबेबिलिस्टिक। मतलब हम सिर्फ संभावना बता सकते हैं, पक्का नहीं कह सकते। हाँ, जैसे हम कह सकते हैं कि एक रेडियोधर्मी परमाणु के अगले घंटे में क्षय होने की 50% संभावना है, पर ये नहीं बता सकते कि वो ठीक किस पल क्षय होगा। ब्रह्मांड में ही एक तरह की रैंडमनेस है। और ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं है, आज की टेक्नोलॉजी इसी पर आधारित है। बिल्कुल। क्वांटम यांत्रिकी के बिना हम ये भी नहीं समझ पाते कि परमाणु मिलकर अणु कैसे बनाते हैं या चीजें ठोस, द्रव, गैस क्यों होती हैं। केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस, बायोलॉजी, सब में इसका रोल है। और टेक्नोलॉजी, लेजर, ट्रांजिस्टर, हमारे सारे गैजेट्स, कंप्यूटर, फोन। हाँ, सेमीकंडक्टर चिप्स, परमाणु ऊर्जा, एमआरआई मशीनें और अब तो क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, ये सब क्वांटम सिद्धांतों की ही देन है। ये सोचना ही कमाल है कि 20वीं सदी की शुरुआत के अजीब अमूर्त विचार आज हमारी दुनिया चला रहे हैं। ये दिखाता है कि बुनियादी विज्ञान कितना जरूरी है, भले ही शुरुआत में उसका कोई सीधा फायदा न दिखे। क्वांटम यांत्रिकी ने साबित किया है कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब और संभावनाओं से भरा है। वाकई, इस सारी चर्चा के बाद कोई ऐसा आखिरी विचार जो हमें सोचने पर मजबूर करे, कोई ऐसा सवाल जो इन सब बातों से उठता हो? हाँ, एक विचार है जो मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करता है, वो डबल स्लिट प्रयोग और ऑब्जर्वर इफेक्ट से ही जुड़ा है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। अगर हमारा देखना या मापना ही वास्तविकता को एक पक्का रूप देता है, तो क्या वास्तविकता हमारे देखे बिना अपने आप में मौजूद भी है, या फिर ब्रह्मांड तब तक अनिश्चित और संभाव्य अवस्थाओं का एक मिश्रण ही है जब तक कोई उसे मापने का फैसला नहीं करता? क्या ब्रह्मांड को असली होने के लिए हमारी जरूरत है? वाह, ये तो सचमुच एक बहुत गहरा सवाल है। क्या वास्तविकता सिर्फ हमारे देखने का नतीजा है या वो स्वतंत्र रूप से मौजूद है? ये क्वांटम यांत्रिकी के सबसे बड़े दार्शनिक सवालों में से एक है। इस पर आज भी बहस होती है। और शायद यही रहस्य इसे इतना दिलचस्प बनाते हैं। इस अद्भुत और वाकई दिमाग खोलने वाली चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी मजा आया। धन्यवाद।